ये कह सकते हैं। ये गांव में से कुछ व्यक्तियों को चुन लेते हैं, जैसे मैं कोई मतलब आंदोलन मैंने खड़ा किया, तो मेरा ये देखते हैं कि इसका अपोजिट कौन है, बिल्कुल, या इससे सहमत कौन नहीं है, तो उसको मेरे खिलाफ खड़ा कर देंगे। अंग्रेजों वाली नीति चल हाँ, बिल्कुल यही चल रहा है आज तक, कि कोई भी इनके खिलाफ जाए तो उसके तुरंत उसका वो प्रतिद्वंदी, उसका जो अपोजिट, उससे जो सहमत नहीं है, उसको उसके बराबर में खड़ा कर देंगे, और वो फिर पूरा जोर लगा देगा। समिति किस तरीके से काम कर रही है, क्या इंटेंशन है, क्या क्या काम है, सिलेक्टिव कुछ बातें हैं, या किन किन मुद्दों पर काम करना है, या राजनीति मारने का कोई मकसद है? अभी इस टाइम पे रोजगार की कमी नहीं है। थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि अगर कोई बच्चा काम करना चाहे तो अभी अपॉर्चुनिटी हमारे पास बहुत है, तो उनके बारे में आप कुछ बताओ किस तरीके से। जब इलेक्शन आता है ना, तो ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है, कमेटी का कोई मतलब नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई कार्य नहीं करती 1 महीने की, जिसका जहाँ मन करे। हाँ, पोस्टपोन कर देते हैं हम अपने सारे कार्य। अच्छा, जो भी चाहे कितना भी जरूरी काम हो, भाई अब इलेक्शन आ गया, अब हम ना तो कोई चेंजमेंट करेंगे, ना पदाधिकारी बदला जाएगा, ना प्रधान बदला जाएगा, ना कोई एक्स्ट्रा वो होगा, अब सारे इंडिविजुअल हैं। यहाँ तक कि जब हम वोट डालने जाते हैं, मीटिंग भी नहीं करेंगे, कोई मीटिंग नहीं करेंगे। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं चुलकाना से मास्टर किशन जी। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार भाई, और बहुत बहुत बधाई है पात्र आप लोग कि आप एक अच्छी मुहिम लेके जा रहे हो, कि उसमें हम जैसे आम आदमी, आम घरों से निकले हो, उनके विचारों को आप अन्य व्यक्तियों तक और अन्य विद्यार्थियों तक या समाज तक पहुंचाने में जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर हम शुरू करते हैं आज अपना प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे आपका जो एक फ्री कोचिंग सेंटर आपके नाम से, श्री कृष्णा फ्री कोचिंग सेंटर गांव चुलकाना में ही चल रहा है। तो उसकी आपने इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और किस तरीके से आपने टीम कलेक्ट करी, अपनी टीम को इकट्ठा किया और उसको सेंटर को चलाने का कार्य आपने शुरू किया, कहाँ से इंस्पायर हुए, किस तरीके से वो चल रहा है, उसके बारे में बताइए कुछ। ये एक 2010 की बात है, 2010-12 के दौरान मैं कोचिंग सेंटर चला रहे थे हम, और उसका नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम पे श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर है। वो मेरे इष्ट देव हैं, और इस वजह से हम सारे साथी बेरोजगार थे उस समय पे। तो हमने एक डिसीजन लिया कि भाई हम कोचिंग देना शुरू करें बच्चों को। पहले हम ट्यूशन वगैरह या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, तो उसके बाद हमने सोचा कि भाई क्यों ना नौकरी की तैयारी करवाई जाए बच्चों को, गांव के बच्चे भी आ जाएंगे, बाहर के बच्चे भी आ जाएंगे। तो उसको लेकर हम 4 साथी थे, तो उन्होंने विचार किया भाई फीस, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और गांव के जो बच्चे हैं लंबे समय तक वो फीस नहीं दे पाते। तो इस समस्या को देखते हुए हमने सोचा कि भाई हम फ्री करेंगे और उसमें बच्चों को बुलाएंगे। तो हमने गांव में पंपलेट वगैरह बांटे, घर घर जाकर भी जागरूक किया बच्चों को। तो शुरुआत में हमारे पास 9 बच्चे आए थे और 4 हम टीचर थे। तो हमने उन 9 बच्चों को लेकर और 4 हम साथियों ने वो कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया था, एक कमरा किराए पे ले लिया था। तो उसमें 6 महीने के अंदर अंदर उस 9 बच्चों में से 5 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था और 2 हम साथी थे, उनका सिलेक्शन हो गया। 1 साल के दौरान 9 के 9 बच्चे और 3 हम टीचर सेलेक्ट हो गए थे गवर्नमेंट जॉब पे। उसके बाद फिर गांव का रुझान बढ़ना शुरू। बिल्कुल, मतलब आपके कहने के अनुसार 1 साल में आपके सेंटर का रिजल्ट 100% रहा। हाँ, लगभग 100% रहा। एक साथी रह गया था हमारा, वो बाद में वो भी गवर्नमेंट जॉब पे सेलेक्ट हो गया। 100% रहा। तो इसकी इंस्पिरेशन आपने कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन तो ये है कि देखो, हम जिस परिवार से आए हैं, हम सारे ही लगभग साथी भी और जो बच्चे हैं विद्यार्थी भी, वो बिल्कुल आम घरों से आए हुए बच्चे हैं, बिल्कुल आम घरों से निकले हैं। हमने ये था कि भाई अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हम भूखे मर जाएंगे, यहाँ तक की सिचुएशन थी सभी की। तो करना तो था कुछ ना कुछ, एक भूख थी, कुछ करने की इच्छा थी, तो उसको लेकर हम आगे बढ़े थे। इंस्पिरेशन का तो ये है कि भाई था सुंदर पहलवान, वो उसको समाज सेवा का थोड़ा शौक था, या वो यूँ लगा लो बच्चों को खिलाना या समाज के बारे में सोचना, या वो तो उसने ये कह दिया था कि जब हम ट्यूशन के भी पैसे ले रहे थे बच्चों से, तो उसने कह दिया था कि भाई फ्री करवाओ आप। पता नहीं क्यों कह दिया उसने, पता था सारा परिवार में क्या चल रहा है, ये ट्यूशन से ही अपना ये खर्चा निकाल रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या कहा।
और मेरे इतने क्लोज था वो, या हम दोस्त की तरह रहते थे दोनों भाई। उसने जो कह दिया वो मैंने, मेरे लिए पत्थर की लकीर थी, मैं मानता था उसकी सारी बात। तो उसने कहा कि फ्री कर दे, तो मैंने वो अपना कोचिंग सेंटर फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया। और मैंने अपने दोस्तों को भी कहा, उनका भी इतना विश्वास है कि मैं जो कह देता हूँ वो करते हैं। उन्होंने भी कोई किंतु परंतु नहीं किया, उन्होंने भी ये डिसीजन ले लिया कि हम फ्री पढ़ाएंगे। उससे पहले आप पेड कोर्स करा रहे थे? उससे पहले हम 200-150 रुपए बच्चों से ट्यूशन फीस के रूप में लेते थे, जो लगता था कि इसका पारिवारिक स्थिति हमारे जैसी है या बिल्कुल वो है, तो उससे हम लेते भी नहीं थे और किसी को शो भी नहीं करते थे कि भाई इससे लेते हैं, इससे नहीं लेते। बिल्कुल। यही सेंटर आपका समारखा में उससे पहले था? हाँ। आपका जैसा कि आपने कुछ बताया था उसके बारे में, अच्छा टर्नओवर भी ठीक था, उस बारे में बताओ। बिल्कुल, हमने 3 साथियों ने मिलकर, जैसे हमने 2 गुलाटी रोड पे कोचिंग सेंटर श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट के नाम से हमने ये कोचिंग सेंटर करा था। और उसमें शुरुआत में ही एस्टेट की तैयारी करवाई थी और चंडीगढ़ पुलिस की, रेलवे की, सबकी तैयारी करवाते थे। तो 6 महीने के अंदर अंदर इतना प्रोग्रेस की उस सेंटर ने कि हमारा जो फीस आती थी ना मंथली, 1,75,000 रुपये, 2010 की बात है, वो मंथली फीस हम आती थी। लेकिन वो फिर डिसीजन लिया ना कि फ्री पढ़ाना है, तो मैं उसको छोड़ के और यहाँ गांव में आ गया था कि गांव में पढ़ाना है। तो सर अपने सेंटर पे आज तक कितने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है? जैसा कि 2012 से शुरू किया था और अब 2023 तक लगभग 235 के करीब बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से गवर्नमेंट जॉब को हो चुका है। 235 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। बिल्कुल। ये सारे स्टूडेंट्स अपने आप गांव के ही थे या नहीं, गांव के भी हैं इसमें, बाहर के भी हैं, किवाना गांव बाहर से भी स्टूडेंट्स सेंटर पे? बाहर से भी, यहाँ रोहतक तक के, सोनीपत तक के बच्चे भी आए हैं और उन्होंने यहाँ रह के तैयारी भी की और सफलता भी पाई है। सेंटर के सफलता एक ही साल में 100% रिजल्ट भी रहा और आज तक आपने 235 ऑलमोस्ट इतने ही बच्चे कामयाब भी हुए हैं। तो इस काम को करने में आपके सामने किन किन चैलेंजेस का आपने सामना करना पड़ा है? कौन से चैलेंजेस ऐसे थे जो आपने फेस करने पड़े? कुछ बाधाएं आई होंगी काम में? चैलेंजेस तो बहुत से आए हैं, लेकिन ज़्यादातर ये है कि बच्चे है ना गांव में, या जिस टाइप के हम बच्चे चाहते हैं ना कि भाई उनका कम से कम बेस तो क्लियर हो। तो एक तो समस्या यही आती है कि बच्चे जो हमारे पास आते हैं ना, वो 10-12 साल जहाँ भी पढ़ के आते हैं कहीं भी, तो उनका उद्देश्य अलग होता है क्योंकि उनको पास होना होता है और हमारा उद्देश्य इनको कामयाब करना होता है। तो वो 10-12 साल किसी बात को लेकर बिना टारगेट के आ जाते हैं या बिना बेस के, तो 6 महीने तो उनका बेस क्लियर करवाने में लग जाता है। एक तो ये मेन समस्या आती है। दूसरी ये है कि गांव में जो माँ बाप हैं या कोई भी लगा लो, वो माँ बाप इतने पारिवारिक स्थिति इतनी डाउन होती है उनकी कि वो दिहाड़ी मजदूरी या जहाँ भी जाते हैं तो वो तो वहाँ चले जाते हैं, वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। इस वजह से वो माहौल की एक समस्या रही, लेकिन माहौल भी बाद में ठीक हो गया था। तो मेन समस्या तो यही है कि बच्चे जागरूक करने पड़ते हैं, जागरूक नहीं है, इस वजह से समस्या आती है थोड़ी सी। तो बस यही चैलेंज था। वैसे आपने कोई आर्थिक ना, आर्थिक का तो इतनी दिक्कत होती नहीं क्योंकि हमने एक बोर्ड चाहिए, एक चाक चाहिए और पढ़ने वाले विद्यार्थी चाहिए। हमने ज्यादा कुछ चाहिए। तो सर सेंटर पर जैसे अपने सेंटर पर डोनेशन भी आपको मिल रहा है, पर्टिकुलर पर्सन कोई भी अगर दे रहा है तो उस डोनेशन का आप किस तरीके से यूज करते हैं? वैसे तो डोनेशन हम लेते नहीं किसी से, मांगते तो है नहीं, जाकर तो मांगते नहीं, लेकिन जब किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाती है, कोई बड़ी अमाउंट या वो, तो अब तो फिलहाल ये सिचुएशन है कि इतने भाई साथी बहनें कामयाब हो चुके हैं, इस सेंटर से जुड़े हुए हैं कि 5-4 लाख रुपए तो इकट्ठे करने हो तो एक कॉल पे इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, अभी तो आप भी संपन्न हो चुके हो, जैसे कि आप भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आपकी टीम में भी मेंबर हैं, टीम मेंबर जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति अब तो ठीक है। जब शुरुआत में आपकी टीम से भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा था, आपका स्टूडेंट भी मतलब शुरुआत जो करी थी उस टाइम पे तो उस टाइम पे कुछ नहीं था, लेकिन हमने क्या करा था उस टाइम पे भी बता रहा हूँ। उस टाइम पे भी ये था कि 500 रुपये तो हमने
किराया देना पड़ता था महीने का, और 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा जो चाक का या उसका वो खर्चा होता था, और कोई खर्चा इतना ना करते थे किसी प्रकार का, और वो हम यहाँ दाएं बाएं से अपने उसमें से निकाल। जो आपने अभी डिस्कस करी थी बात कि घर की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं थी, और जैसे कि आपने बताया सुंदर पहलवान जी के बारे में, उन्होंने आपसे कह दिया कि फ्री पढ़ाओ, और घर का आप कह रहे हो कि काम भी उस सेंटर से ही चल रहा था। सोर्स ऑफ इनकम आपका वही था, ट्यूशन पढ़ाना, और जो फीस मिली उससे घर का आपका खर्चा चल रहा था। तो वो आपने किस तरीके से मैनेज की बात कि जो खर्चा घर का था वो तो सेम था, उसके बाद जो इनकम थी वो बंद होगी? बिल्कुल नहीं, इस मामले में तो बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ पता नहीं कैसे क्या हुआ। हाँ। और भगवान ने किस तरीके से साथ दिया, और जो ये है कि जिसका मतलब आजीविका ही ट्यूशन से चल रही हो, और उस आजीविका को ही बिल्कुल फ्री कर दे और फिर भी काम चलना, तो ये इसमें कुछ हद तक ये भी कह सकता हूँ कि मेरे भाई का, मेरे परिवार का, मेरी माँ का, उनका भी योगदान है कि उन्होंने कभी मेरे पे प्रेशर नहीं डाला भाई कि आप कमा के लाओ। या मुश्किलें तो आपके सामने जरूर आई, मुश्किलें तो आई है, मुश्किलें तो देखो इतना आई है, मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि 2019 दिसंबर 2019 में हमारा परिवार कर्ज मुक्त हुआ था। पूरी जिंदगी मेरी ऐसी गई है कि हमने पैसे उधारे ले लेगा अपना काम चलाए हैं। बिल्कुल। जैसा कि अब हम सेंटर के बारे में बात कर रहे थे, आपने बताया बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल किया है, जो सोर्स ऑफ इनकम था वो भी बंद करना पड़ा, फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया। उससे आप कितने मोटिवेट रहे और कहाँ से आप मोटिवेशन मिलती थी उस टाइम पे? बस ये है कि खुद भी कामयाब होना है और औरों को भी कामयाब करना है, ये सोच लेकर चले थे कि हमारे जैसे जितने भी है ना, जो परिवार हमारा है, जिस तरीके उस टाइम पे आपके सपोर्टिव कौन कौन थे? जैसे कि अकेले तो आप सब कुछ कर नहीं सकते थे, मैनेज करना और पढ़ाना, और भी टीचर्स थे, तो इस चीज में तो ये कह सकता हूँ कि मेरे सौभाग्य ही मानो कि मेरे जो टीचर है ना, समय समय पर जो अध्यापक मिले हैं मेरे को, तो वो मेरी किस्मत है कि किस्मत से ऐसे अध्यापक मिले। उन्होंने मेरे को जागरूक किया, पढ़ाया, अच्छी तरह से समझाया और सपोर्ट भी किया। फिर मेरे साथी जो है ना, टीम शुरू से बचपन से जो मेरे साथी रहे हैं, वो बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि भगवान का रूप है। ये कह सकते हैं कि मेरा चुनाव, सिलेक्शन, जो मैंने अपने साथियों का जो चुनाव किया ना, आज तक वो किसी ने भी मेरे को धोखा नहीं दिया, सपोर्ट की है। तो जो टीम है मेरे पास, जो साथी हैं, मेरे मित्र हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, और मैं ये कह सकता हूँ गर्व से कि ऐसी टीम शायद ही हरियाणा में तो किसी के पास हो। एक आपने एक ग्राम सुधार समिति बनाई है, जो कि गांव के हर सामाजिक कार्य के लिए सक्रिय हर टाइम रहती है। वो समिति किस तरीके से आपने बनाई और वो किस तरीके से काम कर रही है? दरअसल ये ग्राम विकास सुधार समिति है, और इसका जो गठन किया था, पुनर्गठन किया था, सुंदर भाई ने किया था 2008 में। उसने गांव के कुछ जागरूक जो व्यक्ति थे उनको लेकर और अपने कामों को बढ़ाने के लिए और गांव के विकास करने के लिए इसको पुनर्गठन किया था। तो वो इसका प्रधान था, और उसके 2015 में एक्सपायर होने के बाद तो गांव के कुछ युवा साथियों ने, मेरे मित्रों ने, उन्होंने सोचा कि भाई सुंदर भाई का जो सपना अधूरा रह गया ना, तो भाई खेलों के बारे में या शिक्षा के बारे में जो भी उसकी सोच थी, तो उसको आगे बढ़ाने का कार्य हम सब मिलकर करेंगे। तो उन्होंने 2015 में इस कमेटी को दोबारा से पुनर्गठन किया, इसका दोबारा से इसके सदस्य बनाए और दोबारा से इसको चालू किया। तो सबसे पहले ये काम किया था इस कमेटी ने कि उस टाइम पे सबसे जो समस्या थी गांव में, वो ये थी कि गांव का जो सरकारी स्कूल था लड़कों वाला, वो बंद होने की कगार पे था। लेटर आ गया था एक सरकार की तरफ से कि भाई इस स्कूल को आप लड़की वाले स्कूल में मर्ज कर दो और इसको यहाँ से बंद कर दो। तो सबसे पहला बीड़ा यही उठाया था कमेटी ने कि भाई इस स्कूल को बचाना है। उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए गांव के व्यक्तियों को घर घर जाकर जागरूक किया जाए कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में आप एडमिशन दिलाओ। लेकिन उसमें भी फिर सुंदर भाई ने ही मेरे को जागरूक, उसके रहते ही ये टीम बना ली थी, और उसने कहा था कि भाई जब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो उसके कहने से, सुंदर भाई के कहने से, मैंने अपने बच्चे का एडमिशन उसी दिन से प्राइवेट स्कूल से हटा के सरकारी स्कूल में करवा दिया, और आज तक मेरे बच्चे, दोनों बच्चे हैं,
मैं गवर्नमेंट जॉब पे भी हूँ, भगवान की दया से आज ठीक ठाक गुजारा है, लेकिन मेरे आज भी दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। ये समिति किस तरीके से काम कर रही है, क्या इंटेंशन है, क्या क्या काम है, सिलेक्टिव कुछ बातें हैं या किन किन मुद्दों पर काम करना है, या राजनीति में आने का कोई मकसद है? समिति का जो पहले भी जो सुंदर भाई के टाइम पे भी ये था कि वो या उसके सदस्य राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर कोई भी सदस्य या कोई भी उसका पदाधिकारी राजनीति में जाने का इच्छुक है तो वो पहले अपने पद से रिजाइन करो, समिति से बिल्कुल अलग हो, उसके बाद वो कहीं भी जाए किसी भी राजनीति से इसका मतलब ये है कि समिति राजनीति से बिल्कुल अलग सेपरेट बिल्कुल काम पहले भी अलग थी, आज भी अलग है। और इसका एक वो संविधान है, उस संविधान में क्लियर लिखा है कि समिति का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक पार्टी से या किसी भी राजनीतिक दल में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा, भाग ही नहीं लेगा। बिल्कुल राजनीति अलग चीज है और कमेटी अलग चीज है। अब कुछ दिन पहले एक मूवमेंट जैसे कि स्टेडियम है गांव का, उस स्टेडियम में आपने सैकड़ों पेड़ लगवाए हैं। ये समिति का काम है, किस तरीके से कौन उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको उसमें जैसे कि बहुत मेहनत है उस जगह पे पेड़ लगाना और उसको जीवित रखना बहुत मुश्किल काम है, तो वो किस तरीके से आपने कहाँ से इंस्पायर हुई? वो ऐसे इंस्पायर हुए थे जैसे वो स्टेडियम तो हो गया था, गांव में जगह भी मिल गई थी स्टेडियम के लिए। उसके बाद धर्म सिंह चौकर विधायक जी थे, उनके प्रयास से और गांव वासियों के सहयोग से वो स्टेडियम पास भी हो गया और बन भी गया था। 4 दीवारी हो गई थी उसमें, लेकिन 4 दीवारी होने के बाद आज तक उसमें एक भी ईंट नहीं लगाई गई। अब आप मानो कि एक पर्टिकुलर एरिया एक्वायर कर लिया कि एक खाली जगह है कि भाई ये स्टेडियम की जगह है। हाँ, और उसमें ना कोच, ना कोई कमरा, ना कोई लैट्रिन बाथरूम या कोई चेंजिंग रूम, कुछ भी नहीं था। इवन 4 दीवारी भी नहीं हुई थी। 4 दीवारी भी इतनी मतलब जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके की 4 दीवारी भी नहीं थी। चलो ये मान लिया कि एक एरिया सेलेक्ट हो गया कि यहाँ पे बच्चे, बाउंड्री तो बना दी, बट उसके अंदर कोई सुविधा नहीं थी। तो उसको देखते हुए हमने क्या किया, अब आप मानो कि एक 4 दीवारी है और उसके अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो उसको आप स्टेडियम कैसे कह सकते हैं? तो हमने सोचा, पूरी टीम ने, गांव वासियों ने भी उसमें सहयोग दिया कि कम से कम बाउंड्री के चारों तरफ तो पेड़ लगा दिए जाए। अब वहां पे पेड़ लगाए, तो पेड़ लगाने के बाद एक समस्या आई, वहां पे दीमक बहुत ज्यादा है। तो 1 साल तो हमने पेड़ लगाए और उसमें हम महीने के बाद पानी देते थे। तो 2 महीने के बाद जब जाके देखा ना, हमने सारे पेड़ सूख गए सारे। तो हमने देखा भाई क्या कारण है, तो देखा तो सारे दीमक लगी थी और सारे दीमक ने खा लिए थे वो। तो फिर दोबारा से हमने नए पेड़ लगाए, जैसे वहाँ पे जामुन का, नीम का और फिर उन पे हमने समय समय पर जैसे कि दीमक की छिड़काव करना या दवाई देना, मतलब एक देखभाल की हर हफ्ते, तीसरे दिन, दूसरे दिन, और पूरे साथी जाते थे गांव से, उन्होंने उसमें पानी दिया जो समय समय पर। आज वहां पे कम से कम 2500 के करीब पेड़। नहीं, आप क्या क्या कोई टारगेट है, कुछ और काम? टारगेट तो देखो ये है कि एक तो शिक्षा को लेकर ही चल रहे हैं, अब दूसरा पर्यावरण को लेकर चल रहे हैं। अब हाल फिलहाल में ही हमने 2 एकड़ जमीन में ना बाग लगाया, बाग में ना लगा दिया है। हाँ, लगा दिया बाग। और किस जगह पे? वहाँ स्टेडियम के बराबर में, स्टेडियम के पास में। 1 एकड़ का पहले तैयार किया था पिछले प्लान में। अच्छा। और 1 एकड़ का बाग तैयार करने के बाद हमारा हौसला हो गया कि जब हम यहाँ पे बाग तैयार कर सकते हैं तो हम 2 एकड़ का भी कर सकते हैं। अब 2 एकड़ का सरपंच ने भी रेजुलेशन दिया, उसका जो वर्तमान में सरपंच है, इन्होंने भी उसमें रेजुलेशन दे दिया और बहुत योगदान रहा। गाँव के सरपंच का कितना सहयोग मिलता है समिति को? देखो, चाहे वो पिछला सरपंच हो, चाहे उससे पिछला सरपंच हो, कोई भी सरपंच रहा, उसने कमेटी का कभी भी विरोध नहीं किया किसी भी काम में। हाँ, सहयोग पूरा किया। जैसे वो 100 कर सकते हैं तो 105 किया है। हम किसी के पास जाते हैं ना, सरपंच के पास, तो एटलीस्ट, बड़ा तो नहीं कहूंगा मैं, सरपंच के पास अगर हम जाते हैं किसी भी काम को लेकर, तो वो मना नहीं करते कोई भी, वो चाहे पिछले रहे हो, उनसे पिछले रहे हो, कभी भी हमारे काम में कोई रोड़ा नहीं अटकाया, बल्कि मदद की है हमारी। एक बात बताई थी कि गांव में फिर अभी इस टाइम पे रोजगार की कमी नहीं है। थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि अगर कोई बच्चा काम करना चाहे तो अभी अपॉर्चुनिटी हमारे पास बहुत है। तो उनके बारे में आप कुछ बताओ, किस तरीके से कोई भी जैसे यंग लड़का है और कुछ कम बजट में अपना काम शुरू करना चाहता हो,
तो आप उसके बारे में बताओ कि किस तरीके से वो काम हो सकता है। बिल्कुल, ये एक सीधी सी बात ये है कि हमारा जो गांव है वो, उसमें पहली तो बात ये है कि ये बहुत बड़ा गांव है। बिल्कुल गांव कह सकते हैं इसको, कस्बा भी कह सकते हैं, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बहुत बड़ा गांव है और इस गांव में एक बाजार, मानो तो यहाँ की जरूरतें ही पूरी नहीं होंगी, वो सारी दुकान चल जाएंगी। क्योंकि इसके जो बाजार है एक किस्म का, और जो भी आप कोई भी बिजनेस करोगे तो उसकी खपत यहाँ ही हो जाएगी। एक चीज तो ये, दूसरा डिमांड बहुत ज्यादा है हर एक चीज की, और दूसरा ये है कि श्याम बाबा की विशेष कृपा है, लखीसर बाबा की विशेष कृपा है। तो ये दो बड़े मंदिर होने के कारण यहाँ पे हजारों श्रद्धालु डेली आते हैं। हजारों नहीं, लाखों हाँ हाँ, लाखों हो गए अब तो, चलो हजारों ही कहूंगा, लाखों। जैसे संडे को, एकादशी द्वादशी को विशेष भीड़ रहती है, तो उनके आने से भाई सभी को कुछ ना कुछ काम मिल जाता है। दुकान है, कोई झंडे बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है, कोई गाड़ी की पार्किंग करवा रहा है। इस प्रकार से अगर कोई चाहे, कोई भी वो, तो वो कर सकता है। और उसका उदाहरण ही, तो अगर कोई इस काम को करने का इच्छुक हो तो अगर आपसे संपर्क करे तो आप कितना सपोर्ट करोगे? और भाई गांव का कोई भी व्यक्ति, मैं मतलब सच कह रहा हूँ, बिल्कुल कैमरे के सामने कह रहा हूँ, गांव का कोई भी बच्चा जो इस काम को करना चाहता है, अपना रोजगार सेटअप करना चाहता है या शुरुआत करना चाहता है इस तरीके की, और उसको कोई आर्थिक रूप से दिक्कत आ रही है, या भाई उसको मार्गदर्शन की जरूरत है, क्यों हमने जैसे 5 दुकान की, या भाई और भी, या साथी हैं, वहां से कहीं से भी पूछ के कैसे भी, तो मैं उसको है ना आर्थिक रूप से भी सहायता करूंगा। और मेरे पैसे है ना वो जब उसके पास हो जाएं, थोड़े थोड़े करके भी लौटा दे। हाँ, लेकिन सिर्फ इसी काम के लिए। जैसे अभी आपने बताया कि आपकी 5 ब्रांचेज हैं, गांव में है, समालखा में है, या बाहर जहाँ कहीं भी है। आपकी स्पेशलिटी क्या है? जैसे गांव में दुकान है, आप जो आउटलेट है गाँव की, जिसमें प्रसाद या मिठाई, वो चीज आपकी दुकानों पे जो मिलती है प्योर, जैसा कि हमने सुना है कि जो मास्टर कृष्ण जी की दुकान है, बिल्कुल प्योर सामान मिलता है वहाँ। तो प्योर बेचना तो बड़ा मुश्किल होगा ना, और प्योर भी, और उसके बाद आप रेट भी डाउन। जैसे अगर हम समोसे की बात करें तो 15 रुपए का समोसे का रेट है, और आप 8 रुपए का दे रहे हो, 50% डिस्काउंट, लगभग 50% हो गया। उसमें बचत कहाँ से होगी? बिल्कुल सही बात है ये दो। और अगर आपसे इंस्पायर होने के बाद अगर कोई लड़का इस काम को करेगा तो वो भी 8 ही रुपए का बेचेगा, रेट भी आप ही के रहेंगे, तो वो लड़का बचत कहाँ से कर पाएगा? बचत इस तरीके से निकालेंगे, जैसे शुरुआत जो हुई थी ना, तो कोई भी हम काम शुरू करें ना, उसका एक टारगेट होना चाहिए, उसके अपने प्रिंसिपल होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए, और उन सिद्धांतों पे ही रहना है आपने, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। तो हमने जो शुरुआत की थी ना, तो सिर्फ इसके लिए की थी कि भी मिलावट के बगैर ही बेचना है, चाहे हमने कितना ही नुकसान उठाना पड़े, लेकिन हमने प्योरिटी से कभी भी समझौता नहीं करना। और वो आज तक हमने मेंटेन भी किया है। 1 साल के दौरान अगर कोई हमारे साथ या हमारे बाद से भी लगा ना, छोटी भी दुकान करके, उसने भी आर्थिक रूप से हमारे से ज्यादा प्रोग्रेस नहीं। प्योरिटी, एक तो प्योरिटी सर, प्योरिटी है बट रेट सेम है। भाई हम इस चीज का क्रेडिट लेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल प्योर है, रेट भले ही सेम हो, बट रेट भी आपके हाफ, प्योरिटी भी आपके पास, तो वो तो बड़ी मुश्किल बात है ना। वो इस तरीके से निकालते हैं। देखो, जैसे आप मान लो 100 समोसे बेचने आपने, और एक समोसे पर आप 300 रुपए कमा रहे, मतलब पर समोसा, मतलब एक समोसे पे आप 3 रुपए कमा रहे हो। हाँ, मान लिया तो 300 रुपए आपने कमा लिए वहां पे। मेरा क्या वो है कि मैं 2000 समोसे बेचूं, अच्छा ठीक है, और एक समोसे पे 50 पैसे, 1000 रुपए, तो वो 1000 रुपए मेरे को बच गए। तो ये सोच कर लगे, वो 8 का समोसा है ना, उसमें भी प्योरिटी देने के बाद भी मेरे को 80 पैसे एक समोसे में बच 80 पैसे या 1 रुपीज, हाँ 1 रुपया या 80 पैसे। अगर वो डोना ले लेता है तो 80 पैसे, अगर डोना के बगैर ले लेता है तो 1 रुपया। बिल्कुल। तो टीचिंग में इंटरेस्ट आपका कब से शुरू हुआ? टीचिंग में तो ये था कि एक बार मैं 6ठी क्लास में था, और मेरी मैडम ने मेरे से पूछ लिया था कि भाई बड़े हो गए आप क्या बनना चाहते हो? उस समय पे मैं, क्योंकि मेरी मैडम जो थी संतरा मैम, मैं नाम लूंगा उनका, विशेष योगदान है उनका, हिंदी की मैम थी, और बीरमती मैम,
ये दोनों हिंदी की मैम हुआ करती थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी, आज तक भी याद है मेरे उनके दोहे पढ़ाए हुए। तो उन्होंने फिर पूछा, तो कंबाइन क्लास थी और कंबाइन क्लास में ऐसे ही पूछ रही, दोनों मैम बैठी थी कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। मैं तो क्योंकि रोल इंस्पायर हो चुके थे हाँ उनसे, तो मैं तो मगा जी बड़ा होगा मैं मास्टर बनूंगा, टीचर। ठीक है, वो सब उस दिन तक आया, तो मेरे तो बस वही है कि टीचर बनना है, टीचर बनना है। और बता दूं मैं कि मैंने है ना 8वीं क्लास में तो मैं छठी वाले बच्चों को अपने पड़ोस में से उनकी मदद करता था। जब 10वीं क्लास में था, जो परिवार में या पड़ोस में 8वीं क्लास के बच्चे थे, उनके क्वेश्चन उनको समझाना, इस तरीके से काम। फिर 11वीं क्लास में तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन कर लिया, पढ़ाना शुरू कर दिया था। 2 घंटे सुबह स्कूल में जाने से पहले पढ़ाता था और 2 घंटे स्कूल में से आने के बाद पढ़ाता था। 11वीं क्लास में स्कूल टाइम में किस तरीके का आपने ये? स्कूल टाइम में जैसे मेरा स्कूल 8 बजे का है, तो मैं वो नया स्कूल खुला था, उनको एक टीचर की जरूरत थी। वो स्कूल गांव में था? गांव में ही था वो। तो वो उनको एक टीचर की जरूरत थी और नया स्कूल खुला था। वो इतने भी मतलब वो नहीं था कि भाई उनके पास 5 ही बच्चे थे। हाँ, तो ये 10वीं क्लास में फुल टाइम उन्हें को जरूरत भी नहीं। हाँ, 10वीं क्लास में उनके पास 5 बच्चे थे सिर्फ। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को बुला लिया और मैं उनके जो 10वीं क्लास के 5 बच्चे थे उनके सवाल समझा जाता, एक पीरियड सुबह ले जाता और एक फिर आकर शाम को ले लेता था, बस 2 पीरियड। उसके मेरे को उन्होंने 3 महीने तक 1800 रुपये पर मंथ दिए थे। तो जब मैं 1800 रुपये पर मंथ आए, तो अब घर वालों से बताऊं कि मैंने स्कूल ज्वाइन किया, तो घर वाले गुस्सा करेंगे। क्यों? क्योंकि वे ये चाहते थे कि भाई चाहे कितनी दिक्कत आए आप खुद पढ़ो, भाई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाना और ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं करना, बस आपका काम पढ़ने का, आप पढ़ो, हम आपकी जरूरत पूरी करेंगे, चाहे हमने कैसे भी करके लाना पड़ो, हम आपकी सपोर्ट करेंगे पूरी। तो फिर मैंने ये कहा था, झूठ बोला था मैंने अपने परिवार से कि मेरे ये जो 5400 रुपये आए हैं ये मेरे वजीफे के आए। अच्छा, 5400 रुपये आपको फीस मतलब स्कूल में से मिले थे। तो मैंने ये कहा था कि भाई मेरे ये 5400 रुपये ना मतलब वजीफे के आए हैं, अगर मैं ये कहता कि मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मेरी पिटाई हो जाती है। अच्छा, दिन पहले एक मूवमेंट चला था गांव में, जैसे कि गांव में एक शराब की फैक्ट्री है, उसको बंद कराने का मूवमेंट चला था, जिस कारण वातावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा था घरों में, और पानी भी गांव का खराब हो रहा है उसके कारण। तो उसमें आप भी एक्टिव थे, तो वो मूवमेंट चला कि उसका क्या इंटेंशन था और बंद भी हो गया। तो क्या समझौता हुआ, किन बातों का समझौता हुआ कि जो वो मूवमेंट बंद हो गया, बट वो जो सोल्यूशन था उसका कुछ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ अभी तक भी? बिल्कुल, ये जो शराब की फैक्ट्री है, ये जिस दिन से लगी है ना गांव में, गांव के बाद और आज तक, इसके कारण मतलब फायदा तो मैं बता ही नहीं सकता, फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं और सिर्फ नुकसान के सिवा कुछ नहीं हुआ आज तक इसके कारण गांव में बहुत, और सब जानते भी हैं, हर एक गांववासी जानता है कि भी इसकी वजह से है। लेकिन फिर वो एक मोमेंट चला, उसमें चलो मैं भी शामिल हो गया। शुरुआत करने वाले तो कोई और ही थे, लेकिन गांव की जहाँ समस्या की बात आओगी, तो मैं आज भी तैयार हूँ उसमें साथ देने के लिए, गांव की समस्या को उठाने में या साथ देने में मैं तैयार रहता हूँ उसमें, और होना भी चाहिए, सभी को होना चाहिए। तो जिस तरीके से गांव वालों को निकलना चाहिए उस तरीके से गांववासी नहीं निकले, क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण तो ये आ जाता है कि राजनीति आ जाती है ऐसे ऐसे मोमेंट में। तो उसमें फिर क्या हुआ, मैन पावर की कमी रही। हाँ, मैन पावर भी कम रहे, और बस ये हाँ भाई ठीक कर रहे हो काम। जो कह रहे हैं कि हम इस चीज को बंद कराएंगे, या तो बंद कराएंगे या इसका कुछ ना कुछ इलाज जरूर, सोल्यूशन कुछ ना कुछ जरूर हम निकालेंगे, तो ना तो सोल्यूशन ही निकला ना वो बंद हुई। उस बारे में बताओ, आप भी उसमें थे। तो बताओ कि वो समझौता किस बात का हुआ? बिल्कुल, ये सही है। तो 2 दिन हमारा मोमेंट चला था गांववासी, जितने भी गांववासी थे, और बहुत अच्छा मोमेंट चल रहा था। उसके बाद ये शराब फैक्ट्री वाले है ना, बहुत ही मतलब एक तेज दिमाग है इनका, ये कह सकते हैं। ये गांव में से कुछ व्यक्तियों को चुन लेते हैं, जैसे मैं कोई मतलब आंदोलन मैंने खड़ा किया, तो मेरा ये देखते हैं कि इसका अपोजिट कौन है, बिल्कुल, या इससे सहमत कौन नहीं है, तो उसको मेरे खिलाफ खड़ा कर देंगे। अंग्रेजों वाली नीति चल रही है। हाँ, बिल्कुल यही चल रहा है आज तक, कि कोई भी इनके खिलाफ जाए तो उसके तुरंत उसका वो प्रतिद्वंदी, उसका जो अपोजिट, उससे जो सहमत नहीं है, उसको उसके बराबर में खड़ा कर देंगे, और वो फिर पूरा जोर लगा देगा। तो वहां फैक्ट्री
साइड में होगी और वे दोनों आपस में टकराव हो गए। हाँ, तो हाँ। वो ये सोचेगा जिसने इनके खिलाफ किया, यार मेरे को क्या है, पूरा गांव तो सपोर्ट कर नहीं रहा, हाँ, हाँ, हाँ। मेरा मैं क्यों केला क्यों टेंशन तो ले। वो मूवमेंट इस कारण और उस ढीला पड़ मोमेंट गया। में क्या हुआ कि उन्होंने डीसी एसडीएम ये सारे आए हम्म। और उन्होंने कहा भाई हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आप है ना 11 पहले तो 5 व्यक्तियों को कहा, क्योंकि उन्होंने समझ में आ गई थी कि इतने बड़े गांव में से पहली दो बात ये गांव वाले यही सहमत नहीं हुए कि 5 व्यक्ति कौन होंगे। 5 कौन होंगे, बिल्कुल। फिर मैंने कहा कि 11 व्यक्ति तो कम से कम चाहिए, तो 21 नहीं 11 तो कम से कम होना चाहिए। तो 11 व्यक्तियों के नाम दे दिए कमेटी के। उन 11 में मैं तो नहीं था, मैं तो हो भी नहीं सकता। तो वह 11 व्यक्ति गए और वहां 19 मांगे दी थी हमने कि ये 19 मांगे। वहां तक जाते जाते है ना, जहां तक मीटिंग होनी थी वहां तक सिर्फ 5 मांगे रह गई थी। नहीं, इसका क्या कारण था फिर? उसका कारण यही था कि वो जो चुने ना, जो कमेटी बनाई 11 व्यक्ति, वो उन फैक्ट्री का जो मालिक था या एसडीएम था या डीसी था, जो भी अधिकारी थे, उन्होंने वो अपनी बातों में अपना घुमा लिए। नहीं, वो तो फिर गलत बात है ना। एक उन्होंने जैसे एक 11 आदमियों की एक कमेटी बनाई, जैसे तो वो तो लॉयल होने चाहिए ना। हाँ, इस चीज को ऐसे समझ लो कि जैसे कोई नेता विधायक या कोई एमएलए एमपी वो चुनाव प्रचार के दौरान आता है, तरह तरह के वादे करता है, भाई पक्की गारंटी है, ये करवाओगे वो करवाओगे, तो सारी पब्लिक सारी जनता उसको वोट दे देती है। तो इसी प्रकार से डीसी ने, एसडीएम ने और जो कंपनी का जो ओनर था उसने पूरा आश्वासन दिया था कि आपकी इन समस्याओं को हम सोल्यूशन कर देंगे, आप इस धरने को यहाँ से उठा लो। तो गांव वासियों ने और उस कमेटी वालों ने कह दिया भाई हमारी बात होगी, और वे मान गए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको पूरा करेंगे। तो वो धरना उठा लिया। अब उनको पता है कि अब ये चले गए, अब कोई इस मुद्दे को नहीं उठाएगा। हाँ, फिर वो क्योंकि उनसे बात हो ही चुकी थी। हाँ। जो धरने उठाने वाले थे, करने वाले थे, उनसे बात हो ही गई थी। दोबारा तो उस पर कोई बैठेगा भी नहीं। हाँ, दोबारा तो कोई बैठेगा भी नहीं। अब एक बारी बड़ी मुश्किल से गांव निकलता है। तो गांव के रोड के निर्माण के लिए आपने भी एक प्रोटेस्ट अभी लेटेस्ट में ही किया था, लगभग 1 महीना पहले। उसमें क्या हुआ, जिस दिन आपने प्रोटेस्ट शुरू किया उसी दिन सेम डे ही विधायक आपके पास आया। अपने जो एरिया का विधायक है धर्म सिंह छोकर, वो आपके पास आए, समस्या सुनी, उसी दिन वो मूवमेंट भी खत्म हो गया। वो ऐसे हुआ था, देखो गांव में एक सीवरेज की चल रही है और उसकी वजह से सारी फिरनी उखड़ी हुई है, सारी गांव की गलियां बुरा हाल है। तो उसको हम देखते रहे और बाहर से आने वाले श्रद्धालु सबसे ज्यादा दिक्कत उनको होती है। तो एक बार जैसे मैंने देखा कि भाई वो लेट का आ रहा था श्रद्धालु लेट, और उसको रोडे भी चुभ रहे थे। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, सेंटर से गद्दे लिए, मैं जो बैठने के गद्दे हैं, लाइब्रेरी से 2 गद्दे उठाए और मैंने अड्डे पे जाकर उसको दिए कि भाई आप एक को बिछाओ, उस पर लेटे, फिर दूसरे को बिछाओ। उसका जो मदद करने वाला साथी था उसने और मगर वापिस इन गद्दों को यहाँ पे दे देना, कोई दूसरा भाई आएगा तो वो इनका यूज कर लेगा। तो उस समस्या को देखते हुए हमने सारे साथियों ने एक आह्वान करा, पूरे एक मैसेज डाला कि भाई आज शाम को 5 बजे सब इकट्ठे हो जाएं और हम एक डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो उसमें कुछ साथी आए गांव में से। इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि 40 के करीब, 40 भी ना होंगे, 40 भी नहीं 25 थे। चलो मैं बता ही दूं 25 मैं भी था उसमें आपके साथ। वहाँ पे 25 बहुत ही कम आदमी थे, जितने एक्सपेक्टेशन थी जितनी उससे 10% भी आदमी वहाँ पे नहीं थे। भाई समस्या तो सभी की है, लेकिन चलो 25 आगे 25 भी बढ़िया, हम 25 के 25 अपना गाँव में से चले। तो फिर 25 के साथ 25-30 और हो गए, यानी कि अड्डे तक जाते जाते 50-60 आदमी हो गए थे। तो 50-60 आदमियों ने शाम को ये डिसीजन करा, भाई जब ये नेता, जितने भी नेता हैं, चाहे वो बनने वाला हो चाहे ना बनने वाला हो, जो भी राजनीति का इच्छुक व्यक्ति है, जब चुनाव आते हैं तो ये तरह तरह के वादे करते हैं। तो क्या कम से कम हमारी समस्या की ये आगे आवाज तो उठाओ, कम से कम हमारी बातों को, हमारी समस्या को ऊपर तो पहुंचाओ। तो अगर ये ऐसा नहीं कर रहे तो हम इनका बॉयकॉट करते हैं, बहिष्कार करेंगे। जबकि वो कर भी सकते हैं। हाँ, वे सक्षम है, करना भी चाहिए उनका। तो हमने कह दिया कि सभी का बॉयकॉट है, चुलकाना में कोई वोट मांगने ना आए, ये पूरे गांव की समस्या है। जब आप हमारी समस्या को उठा नहीं सकते, इसका समाधान नहीं करवा सकते, इसका प्रयास तो करो कम से कम, तो वो भी नहीं कर सकते, तो आपको वोट भी मांगने नहीं आना चाहिए।
तो वो मैसेज गया दूर दूर तक। तो सुबह ही गांव के लोग भी आए, अगले दिन सुबह गांव के मतलब अच्छी गैदरिंग होगी, गांव वासियों ने पूरा सहयोग दिया उसमें, और सारे नेता, सबको पता था, सब तक ये मैसेज चला गया था, लेकिन कोई नहीं आया, कोई भी नेता। एक इस चीज में कहूंगा कि धर्म सिंह छोकर जो विधायक है, उनके भाई कंवर सिंह छोकर, वो दोनों आए, बारिश में हमारे साथ भी रहे, प्रशासनिक अधिकारी भी आए, और जो गड्ढे हो गए थे ना, बिल्कुल रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था, चलने लायक भी नहीं, गाड़ी दूर की बात, पैदल भी चलने लायक नहीं रहा था। तो कम से कम उनके प्रयास से वो गड्ढे भर दिए गए और गाड़ियों के आने जाने का रास्ता होगा, और फिर आश्वासन दे दिया गया हमारे को, भाई इसको जल्द से जल्द करेंगे। फिर हम उसके बहकावे में आ गए, जैसे वो सरा फैक्ट्री में हुआ था, ऐसे ही सेम सिचुएशन फिर हमारे साथ एक और धोखा, बिल्कुल धोखा ही हुआ है, आज तक वो काम नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हो पाया है। अब तो इसमें किसका क्या कुछ कारण रहे होंगे, किसकी कमी है? कुछ देखो यही है, वो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, कि भाई ये ऐसे ही करते रहेंगे, हमने काम अपनी मर्जी से ही करना है, फिर एक टोपी दे दी और फिर आश्वासन दे दिया, और फिर वही समस्या जो की। तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि बिना रोए तो बायकॉट अभी भी है गांव में नेताओं का? नहीं, क्या बायकॉट था, जब आने शुरू हो गए होंगे बस। वो तो वो उस दिन वो गांव वासियों ने देखना चाहिए। अब गांव वासियों में भी क्या है, उस बायकॉट का भी भाई वहां भी ये है कि वो नेता अपने आदमियों से, जैसे उनके कुछ समर्थक होते हैं, उनसे फोन करते हैं, बोले हाँ वो बायकॉट करेंगे और हम प्रोग्राम करेंगे, कोई रोक कर दिखा दिया। लेकिन हमने किसी राजनेता से या किसी पार्टी से कोई बैर नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से गांव के आदमियों ने, सभी गांव वासियों ने मिलकर एक समस्या के खिलाफ आवाज उठाई, तो उनका क्या फर्ज नहीं बनता, चाहे वो बना हुआ हो चाहे ना बना हुआ हो, उनका भी तो फर्ज बनता है कि वह हमारी समस्या का समाधान करें। आपने क्लियर कर ही दिया कि राजनीति में तो इन्वॉल्व आप रहते ही नहीं कभी भी, बिल्कुल किसी पार्टी से आपको कोई मतलब नहीं है, किसी नेता से कोई मतलब नहीं है, गांव की राजनीति से आपको कोई लेना देना नहीं है, इन सब से आप सेपरेट रह के काम कर रहे हो। बिल्कुल। तो उसके उन चीजों में आपकी, जैसे आपकी जो कमेटी है उसके मेंबर हैं जितने भी हैं, वो सब जैसे इलेक्शन के टाइम पे वो आपसे सलाह लेकर राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते? जैसे वोट देनी है, सर आप बताओ कहाँ देनी है, आप कहोगे तो हम वहीं वोट देंगे। जब इलेक्शन आता है ना, तो ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है कमेटी का, कोई मतलब नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई कार्य नहीं करती 1 महीने की, जिसका जहाँ मन करे पोस्टपोन कर देते हैं हम अपने सारे कार्य। अच्छा। जो भी चाहे कितना भी जरूरी काम हो, भाई अब इलेक्शन आ गया, अब हम ना तो कोई चेंजमेंट करेंगे, ना पदाधिकारी बदला जाएगा, ना प्रधान बदला जाएगा, ना कोई एक्स्ट्रा वो होगा, अब सारे इंडिविजुअल हैं। यहाँ तक कि जब हम वोट डालने जाते हैं, मीटिंग भी नहीं करेंगे, कोई मीटिंग नहीं करेंगे, और इस इलेक्शन की तो मीटिंग करेंगे ही नहीं करेंगे। एक मीटिंग करते हैं कि भाई अब जिसका जहां मर्जी आए, जिसका जहां विश्वास हो, वो वहां वोट डाल सकता है। हम 4 साथी अगर वोट डालने जाते हैं तो चारों को भी ये नहीं पता होता कि किसने किसको वोट दी। और मैं एक खुला कहता हूं कि भाई आज के दिन हम सारे अलग अलग टीम की तरफ से खेलेंगे, वो देखेंगे किसकी टीम जीतेगी। बिल्कुल। हाँ। ये इंग्लिश का सब्जेक्ट भी नहीं था आपके पास और आप इंग्लिश पढ़ते थे? सुना है हमने इस बारे में। बिल्कुल ये भी था कि मेरे ना बचपन से है ना, जैसे 6ठी क्लास से उस टाइम पे इंग्लिश सब्जेक्ट शुरू होता था। हाँ, इंग्लिश। और आप 6ठी से पहले ही इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया था? वो ऐसे हुआ था कि एक तो मेरा जो बड़ा भाई था, सुंदर पहलवान से भी बड़ा, वो थोड़ा बहुत वो सिखा देता था। दूसरी चीज यह थी कि उस टाइम पे टीवी कहीं होते थे, एक परिवार में एक टीवी होगा, फिर दूसरी जगह तीसरी जगह, तो वो टीवी देखने का शौक बहुत ज्यादा था। और टीवी में, हाँ मेरे को, तो गांव में जब कोई खुशी होती थी ना किसी भी परिवार में, तो VCR लाते थे। खुशी मनाने का तरीका था VCR लाओ और वहां पे पिक्चर चलती थी, तो मैं सारी पिक्चर देखता था। गांव में कहीं भी VCR हो, किसी भी कोने पे VCR चल रहा हो, तो मेरे को तो वहां जाना ही जाना था। घर वाले कितना ही रोके, चाहे मैंने रात के 12 बजे जाना पड़ो, मैं क्या, सभी जाते थे। मेरे साथी जो थे वो भी सब जाते थे, और काम यही था कि पता करो VCR कहाँ है। हाँ, तो वो पिक्चर देखना, और पिक्चर की जब नंबरिंग आती थी, स्टारिंग जो सितारे बोलते थे पहले तो उनको, जैसे धर्मेंद्र, जितेंद्र, तो उनको पढ़ता था मैं। अब उनको पढ़ने से ये हुआ, स्पेलिंग, अपने घर वालों के नाम की स्पेलिंग, अपने नाम की स्पेलिंग, वो सीख गया था मैं 2री 3री क्लास से ही। और वहां से मतलब
चौथी पांचवी क्लास तक तो मेरा ना छठी से भी बढ़िया नॉलेज हो गया था इंग्लिश पढ़ने का और उसका। ठीक है, तो लास्ट में सर सेंटर के लिए कुछ अपील? सेंटर के लिए तो गांव वासियों से अपील है सबसे पहले तो कि वो जितने भी जो भी बच्चा लड़का हो लड़की हो जिसने +2 पास कर ली है तो एक बार विश्वास करके, विश्वास तो खैर हो जाना चाहिए कि गांव में से इतने बच्चे लगे हैं तो कम से कम एक बार हमारे पास भेज दो, 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए 2 घंटे मांग रहे हैं तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कम से कम हमारे पास भेज तो दो। चलो ये नहीं कहते, हम गारंटी नहीं देते कि वो बच्चा सरकारी नौकरी पे लग जाएगा, लेकिन इतना ये जरूर आश्वासन दे सकते हैं कि वो लड़का हो लड़की हो तो उसको संस्कार अच्छे मिलेंगे और वो गलत संगत से बच जाएगा। बिल्कुल ये है कि जो टाइम वो एक्स्ट्रा कहीं बिताता है ना, मोबाइल पे दे रहा है या वो, हमें तो वो आदत छटवानी है। सबसे बड़ी समस्या तो आएगी मोबाइल, क्योंकि बच्चे है ना जो पढ़ने वाले हैं वो मोबाइल पे अपना 4-4 घंटे लगा देंगे लेकिन सेंटर पे नहीं आएंगे। मैं तो ये अपील करता हूँ, अगर आपको पहले तो स्कूल बचाने की थी वो तो चलो गांव वासियों ने जब देख लिया, अब जो सिचुएशन आ रही है ना ये सेंटर बचाने की, अभी सेंटर बचाना है। हाँ अब सेंटर बचाना है। रवि भाई एक कड़वी सी बात बोलता हूँ मैं, यहाँ तक उसमें सभी आगे मैं भी आगे, ठीक है। पेरेंट्स इतने लापरवाह अपने बच्चों के प्रति कि उनको बहुत सौ को तो ये भी नहीं पता कि मेरा बच्चा किस क्लास में। हकीकत है यह गांव में जब हम इस टाइम आज की सिचुएशन है। अच्छा, जब हम बच्चों को घर घर ये कहने गए थे ना कि सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाओ, सरकारी स्कूल में एडमिशन अभी तो सब पढ़े लिखे हैं, वो तो जब हम छोटे छोटे थे उस टाइम पे होता था। हमारे पैरों की जमीन निकल गई थी जब ये पूछा कि भाई आपके बच्चे पढ़ते हैं ना कहाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। उसने अपनी मिसिज से पूछा, ओहो हाँ अपनी मिसिज से, अब यो मोनू कौन सी क्लास में हो गया। तो वो सेंटर पे भेजना और वो करना वो तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिन माँ बाप को ये भी नहीं पता कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, और दूसरी चीज मैं बताऊं कि प्राइवेट स्कूल में अगर जाओगा ना बच्चा, या जहाँ फीस लगेगी, जो जागरूक है माँ बाप उनके तो पढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं, वो तो अपने बच्चों का बिजनेस करवा देंगे। दिक्कत तो हमारे जैसे परिवार वालों को आऊंगी ना, जहाँ जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं, जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, लेना नहीं देना नहीं, तो अब उनके पास तो ये है कि उनको तो करके ही खाना पड़ेगा, नहीं भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल सर। तो उन्हें तो आप कम से कम इस ओर ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों की तरफ। और फिर दूसरी चीज आप करो, आप मजदूरी करो, आप नौकरी करो, आप कुछ भी काम करो, आप समय नहीं दे पा रहे, मजबूरी है, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास समय ना, हमारे पास भेज दो। बच्चे की ना सुनो, उसको तो सुविधा चाहिएगी, वो तो चाहोगा वहाँ AC नहीं, वहाँ गर्मी लगे, वो तो तरह तरह के बहाने बनाओगा भाई, वहाँ AC नहीं है, वहाँ गर्मी लगे, वहाँ बैठने की सही व्यवस्था नहीं है, तो उसमें हम भी तो वहीं बैठे हैं। ये तो नहीं कि हमने अपने लिए कोई कैबिन बना लिया अलग, और एक टारगेट बनाया है कि जिस प्रकार का अपना कोचिंग सेंटर है अपने गांव का, इसी प्रकार से पूरे हरियाणा में कम से कम 22 सेंटर खोल लेंगे आने वाले समय में। और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पहले तो अपने गांव का ही चला हुआ है, लेकिन इसको और बढ़िया चला गए, फिर रोहतक में, उसके बाद सोनीपत में, उसके बाद ये एक जगह। अभी आपको इनवाइट भी किया था शायद रोहतक में, वहाँ गए थे हम। गुना बहुत कुछ सीखने को मिला, गुना गांव है, वहाँ लाइब्रेरी चल रही, बहुत अच्छी लाइब्रेरी चल रही। हाँ, और वहाँ पे सारी टीम आई हुई थी, और जब मेरा वहाँ बोलने का नंबर आया, लास्ट में आया था बिल्कुल, तो सभी ने बहुत ध्यान से सुना। और आपके इस प्रयास से, जो गांव वासियों ने प्रयास किए, जो बच्चों ने प्रयास किए, गांव चुलकाना धाम के नाम से, वहां भी उन्होंने ताली की गड़गड़ाहट कर दी, क्योंकि वो मेरा नहीं था काम बोलते हैं, ये जो बच्चों ने मेहनत की ना, इन बच्चों की मेहनत के नाम की वहाँ ताली गड़गड़ाहट हुई पूरी। और बहुत अच्छा लगा मेरे को भी वहाँ सीखने को। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो जीरो काम कर रहे हैं। बाहर निकल के देखा ना, एक से एक पड़े थे वहाँ पे। तो ये बड़ाई इसमें कोई वो नहीं है, बहुत कुछ कर दिया, कुछ भी नहीं किया है, अभी बहुत दूर तक जाना है। उनको देख के आपको लगा कि अभी और मेहनत करनी है, वो तभी तो आया, जब ही तो आया कि भाई हम तो एक कुएं के मिंडक हैं, गांव में करके 22 जगह होना चाहिए, ऐसा करना है, तो वो वहां से तो सीखा। हाँ, तो बहुत एक से एक वो पड़े हैं, मैं बता नहीं सकता। हमारा तो प्रयास जीरो है, कुछ नहीं कर पाए। हाँ, बहुत कुछ करना है, लेकिन होगा जब
जब इसमें सभी सहयोग देंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर कोई किसी ने कोई शिकायत हो ना, वो मेरे मुंह पे कहो, बिल्कुल ठीक है। और आसानी से जीना है, बिल्कुल उससे खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। हाँ। जी, व्यस्त जितने होंगे उतने ही मस्त होंगे। तो आनंद लेना है ना किसी चीज का, तो बस व्यस्त हो जाओ। बिल्कुल। खाली बैठेंगे परेशान हो जाएंगे, इसलिए व्यस्त रहो, मस्त रहो। लास्ट में अपील कर देंगे। लास्ट में ये है कि भाई इतना ज्यादा वो नहीं, जो भी हूँ आपके सहयोग से और गाँव वासियों के उससे हूँ। सौभाग्य है मेरा कि इस धरती पे जन्म मिला। भाई श्याम बाबा की धरती है, लखीसर बाबा की धरती है। और ये है कि जो साथी है ना, जो बच्चे हैं, वो अपने काम को अपने परिवार के साथ जोड़े, अपने गांव के साथ जोड़े। कि आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप गांव के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए कार्य कर रहे हो। और जब माँ बाप की या समाज की या गांव की बात आती है, तो उसके लिए हम है ना, जो हमने 100 काम करना हो तो 120 तक जाते हैं। बिल्कुल यही है कि हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चलकर थकना और थक कर रुकना, ये हमारी डिक्शनरी में नहीं है। चलकर थकना और थक कर रुकना, रुकना नहीं है, चलते रहना। हाँ, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, विपरीत हवाएं आएंगी, रोकेंगे आपको। चैलेंजेस तो हाँ, चैलेंजेस आएंगी। अगर चैलेंजेस आ रहे हैं आपके रास्ते में, रुकावटें आ रही हैं, इसका मतलब आप राइट ट्रैक पर हो, सही ट्रैक पर हो। अगर आपका रास्ता बिल्कुल स्मूथ है, आपको सुविधा मिल रही है, बिल्कुल साफ रास्ता है आपका, तो चेक कर लो, वो रास्ता गलत हो सकता है, आगे जाके वो बंद मिलेगा आपको। तो एक अपील करना चाहता हूँ मैं, आपने जो ये मुहिम या जो मेरे को बुलाया, मैं आया और ये समय जो दिया, पहली बात तो मैं अपना समय देना इस ऐसे कार्य को चाहता हूँ कि मेरी जो भावना है भाई गांव वालों के प्रति या बच्चों के प्रति, वो उन तक पहुंचे और वो उसको समझे। अगर एक भी बच्चा यहाँ से इंस्पायर हो गए और सही दिशा पे चलता है, तो आज का जो ये समय पूरा हो गया। यानी कि हमने अगर इस वीडियो से एक भी बच्चा इंस्पायर हुआ और हाँ, सेंटर के साथ जुड़ता है या कामयाब होता है, कामयाब कोई भी, होता है, तो हम ये अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे और ये मानेंगे कि हमने अपने समय का सदुपयोग किया। और दूसरी चीज ये है कि भाई ये हरियाणा हिट के नाम से पॉडकास्ट है जो रवि भाई ने, इसके साथियों ने मिलकर चलाया है। तो आप मोबाइल तो चलाते हो, सोशल मीडिया पे भी हो, तो आपका एक जरा सा लगता है कि बेल आइकन जो है उसको सब्सक्राइब होता है उसमें, तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छी चीज जो भी होगी ना उसको आप ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, और जो नेगेटिव चीज है उसको वहां पे रोकें। बिल्कुल। तो आप इसमें सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और कमेंट अच्छे कमेंट करें। दूसरी चीज ये कि आपके बीच के ही हैं, पहली बात ये इतना वो नहीं है। अगर कोई शब्दों का थोड़ा बहुत कमी रह गई हो या जबान फिसल गई हो, तो उस पर ध्यान नहीं देना आपने। जो उसके पीछे भावना है ना, सिर्फ भावना देखनी। हाँ, भावना बिल्कुल प्योर है कि हम साथ मिलकर काम करें और साथ में आगे बढ़े। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।